इस क्लास में हम लोग भाग 5 जो कि संघ है, तो संघ के आगे वाले सेक्शन का अध्ययन करेंगे। संघ जो कि आपका भाग 5 है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 107 तक अनुच्छेदों पर चर्चा की जा चुकी है। अब इसके बाद के अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं कि पहले हम लोग अनुच्छेद समझ लेंगे। जब अनुच्छेद हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव में काफी महत्वपूर्ण मामले निकल करके सामने आएगा। अभी यहाँ मोटा मोटी आर्टिकल का महत्व आपको समझना है कि किस आर्टिकल का क्या कहना है ना। उसके बाद हम लोग उसका डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए। तो भाग 5 जो कि संघ है, यूनियन, इसमें हम लोग अनुच्छेद 107 तक पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे का आर्टिकल जो है अनुच्छेद 108 है। ये क्या कहता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, संयुक्त अधिवेशन को बैठक भी कहा जाता है या सत्र भी कहा जाता है। अधिवेशन का प्रावधान, ठीक। तो अनुच्छेद 108 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त मतलब एक ही साथ अधिवेशन का प्रावधान, अधिवेशन हो या बैठक हो या सत्र हो, तीनों को इंग्लिश में सेशन कहते हैं। अभी अच्छी तरीके से जानते हैं, आगे आएगा भी। संसद का एक वर्ष में सामान्य तौर पर 3 सत्र यानी बैठक बुलाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून कालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये संयुक्त अधिवेशन क्यों, किस स्थिति में बुलाना पड़ता है? तो देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज बताते रहा हूं कि भारत में कोई भी अधिनियम, अधिनियम कहने का मतलब एक्ट, अधिनियम यानी एक्ट जो होता है, इसी को आप कानून समझिए। तो भारत में अधिनियम यानी कानून कैसे बनता है? तो मैं ये बार बार आपको बताते रहा हूं कि सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगा। चर्चा होने के बाद वोटिंग होगा, मतदान होगा। पहला सदन पास कर देगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में भी चर्चा होगा और वोटिंग होगा। जब दूसरा सदन भी इसको पास कर देगा, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा और जो ही राष्ट्रपति इस विधेयक पर सिग्नेचर कर देंगे, जो भी विधेयक पर सिग्नेचर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है। विधेयक यानी बिल कहते किसको हैं? तो संसद में रखी जाने वाली प्रस्ताव को विधेयक कहा जाता है, ठीक। तो अब यहां संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है, इसको समझिएगा। मान लिया जाए लोकसभा ने किसी विधेयक को पास कर दिया और राज्यसभा उस विधेयक को पास नहीं कर रही है। इसमें शर्त यही है कि लोकसभा पास कर देगा और राज्यसभा पास नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? ठीक, देखिए, जिसका सरकार है, स्पष्ट है कि उसका लोकसभा में बहुमत है। क्योंकि सरकार जो बनती है लोकसभा के बहुमत के आधार पर बनती है। राज्यसभा के बहुमत से सरकार का कोई लेना देना है नहीं। राज्यसभा ना तो सरकार को बना सकती है, ना सरकार को गिरा सकती है। ऐसे ही जब स्टेट में आप आइएगा, तो स्टेट की सरकार विधानसभा की संख्या के आधार पर तय होती है। विधानसभा ही सरकार बनाती है, विधानसभा ही सरकार गिराती है। विधान परिषद से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विधान परिषद के आधार पर न तो सरकार का गठन हो सकता है, न पतन हो सकता है, ठीक। तो बारी बारी से समझते हुए चलिएगा। टोटल संवैधानिक प्रावधान धीरे धीरे स्पष्ट होते हुए जाएगा। तो मान लिया जाए सरकार लोकसभा में है, अभी उस पार्टी की सरकार है, तो लोकसभा से मान लीजिए सरकार ने किसी विधेयक को पास करा लिया, अब राज्यसभा नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या संवैधानिक विकल्प बचता है?
तो यही है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत होता यह है कि जब राज्यसभा किसी विधेयक को पारित नहीं करेगी, इसमें धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ करके, ये आगे आएगा, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ के, क्योंकि इन धन विधेयक के मामले में देखिएगा, वित्त विधेयक तो नहीं अभी कहा जा सकता है, वित्त विधेयक आगे आएगा, वहां उसको स्पष्ट मैं करूंगा। धन विधेयक जो मनी बिल है, इसमें लोकसभा को एक अधिकार प्राप्त होता है। धन विधेयक हो, विनियोग विधेयक हो, लेखानुदान हो, इसमें लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त होता है। अगर लोकसभा पारित यानी पास कर देता है तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा को पारित करना होता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा पास नहीं करता है तो विधेयक को स्वतः पारित माना जाता है। तो धन विधेयक, विनियोग विधेयक और लेखानुदान वगैरह को छोड़ करके बाकी अन्य जो विधेयक होगा, अगर राज्यसभा पास नहीं करेगा तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। होता क्या है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के हॉल में बुलाया जाता है। ठीक, अब इसमें पॉइंट आप नोट करते हुए चलिएगा। ये जो संयुक्त अधिवेशन होगा, इसको बुलाता कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। ऐसे भी आप अनुच्छेद 85 पढ़े थे, अनुच्छेद 85 पहले पढ़ाया गया है। संसद के सदनों का जो सत्र बुलाता है, अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद का जो भी सत्र यानी बैठक होगा, उसको राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। तो बुलाएंगे राष्ट्रपति। अब दूसरा इसमें मामला होता है कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के हॉल में बुलाया जाता है। और लोकसभा के हॉल में कौन लोकसभा की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है कि राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के हॉल में बुलाया जाता है कि नहीं पास कर रहे हो ना, चलो आओ यहां। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 543 है ना, और इलेक्टेड करके 545 होता है ना। ये एंग्लो इंडियन वाला ये है ना, दो वो आगे आएगा। ये हालांकि खत्म अब कर दिया गया है। जो इलेक्टेड सीट है लोकसभा का पूरे देश में वो 543 ही है। तो चलिए ये खत्म भी कर दिया गया है, तो 543 ही अगर माना जाए तो ये 543 है। और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितना है? तो अधिकतम 250 है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो 245 है। तो आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य की संख्या ज्यादा है और राज्यसभा की सदस्य संख्या कम है। ऐसी स्थिति में लोकसभा जो है राज्यसभा पर भारी पड़ जाता है और यहां मतदान करा के इसको पास करवा लिया जाता है। और जब ही ये संयुक्त अधिवेशन से पास होगा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तो माना जाएगा कि दोनों ने पास कर दिया। और इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये था आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अनुच्छेद 108 में। अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 109। धन विधेयक मनी बिल के संबंध में विशेष प्रावधान। ठीक, तो अनुच्छेद 109 कह रहा है कि धन विधेयक यानी मनी बिल के संबंध में विशेष प्रावधान। ये क्या क्या कहता है? तो पहला नंबर विशेष प्रावधान, प्रावधान यानी प्रोविजन, उपबंध है। तो ये क्या क्या कहता है? तो पहला कहता है कि धन विधेयक जब भी प्रस्तुत किया जाएगा वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किया जाएगा। राष्ट्रपति के पूर्व सहमति। इसीलिए देखिएगा ये सब सवाल भी बड़ी पूछता है। जैसे देखिएगा बजट भी आगे आएगा, बजट भी जो प्रस्तुत होता है ना, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से होता है।
राष्ट्रपति के पूर्व सहमति का मतलब कि राष्ट्रपति पहले ही ऊपर साइन कर देते हैं। तो जब भी बजट होगा, जब भी संसद से पास हो जाएगा, दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से, तो उसके बाद उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने नहीं जाता है। कारण यह है कि राष्ट्रपति का उस पर पहले ही से साइन होता है। ठीक, तो ऐसा ही धन विधेयक के मामले में भी है कि इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति का मतलब कि राष्ट्रपति से पहले ही साइन करवा लिया जाता है। ठीक, तो पहला इसमें धन विधेयक का मामला कहता है कि इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होनी चाहिए। दूसरा क्या इसमें प्रावधान प्रोविजन कहता है, तो कहता है कि इसमें जब भी ये प्रस्तुत किया जाएगा, ये पहले लोकसभा में किया जाएगा, शुरुआत लोकसभा ही करेगा, मतलब दोनों सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा। तो धन विधेयक को राज्यसभा शुरू नहीं कर सकता है, हर हाल में लोकसभा से ही ये इसकी शुरुआत होगी। तीसरा नंबर क्या है, तो इसमें लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है, लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार मतलब मोनोपोली, ये इकोनॉमिक्स का शब्द है। देखिएगा जब इकोनॉमी आएगा, एकाधिकार की बड़ी चर्चा होगी। तो एकाधिकार का मतलब होता है केवल एक को अधिकार होना। तो मैं पहले भी ये बताया हूं कि अगर लोकसभा धन विधेयक को पास कर देती है तो राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के अंदर इसको अगर पास कर देती है राज्यसभा, अच्छी बात है। और नहीं पास करेगी तो 14 दिन बीतते ही 15वां दिन माना जाएगा कि राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। तो इसमें लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक, इस तरीके से है ना। तो धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 109 में यही सब बातें कही गई है। फिर इसके बाद क्या इसमें है, चौथा नंबर क्या धन विधेयक के संबंध में प्रोविजन किया गया है। तो अगर किसी विधेयक पर कभी विवाद हो जाए कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका अंतिम डिसीजन कौन लेता है, अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष कह दिया कि ये धन विधेयक है तो धन विधेयक माना जाएगा। अंतिम मतलब फिर अब उसको कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, है ना। क्योंकि मामला इसलिए उठ जाता है ना कि कभी कभी मान लीजिए विपक्षी पार्टी जो है, मान लीजिए यहां पर राज्यसभा में उसका बहुमत है, तो विपक्षी पार्टी अक्सर चाहती है ना कि इसको धन विधेयक न माना जाए ताकि राज्यसभा का भी इसमें पावर बढ़ जाए, और सरकार चाहती है ना कि विधेयक को धन विधेयक कर दिया जाए ताकि लोकसभा को उसमें एक अधिकार हो जाए। तो कभी कभी ऐसा स्थिति सरकार में उत्पन्न हो जाती है ना। तो बस ये था अनुच्छेद 109। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 110, ये क्या है, तो धन विधेयक की मनी बिल की परिभाषा है इसमें, है ना। अनुच्छेद 109 में उसका प्रक्रिया दिया हुआ है, और इसका जो परिभाषा है धन विधेयक का वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ये काफी पूछा जाता है कि धन विधेयक की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 110 में। अब इसमें परिभाषा में क्या क्या कहा गया है, किसको धन विधेयक माना जाएगा, तो पॉइंट नोट करिएगा। पहला नंबर, कर यानी टैक्स से संबंधित जो भी मामला होगा उसको धन विधेयक माना जाएगा। जैसे क्या क्या, मान लिया जाए कोई नया कर लगाना हो, धन विधेयक कहलाएगा। कर के दर में वृद्धि करना हो, बढ़ाना हो, धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। कर के दर में कमी करना हो, धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। कर को मान लीजिए समाप्त करना हो, मान लीजिए पहले से कोई कर चली आ रही है और उसको खत्म करना है, तो वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। तो संक्षेप में कहने का मतलब कि कर यानी टैक्स से संबंधित जो भी मामले होंगे वो धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। ठीक, दूसरा इसमें मामला क्या है, तो सरकार जो है जो ऋण लेगी, ऋण यानी कर्जा, जो सरकार ऋण लेगी, कर्जा लेगी,
वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। सरकार भी ऋण लेती है, आरबीआई से ऋण लेती है, विदेशी सरकार से ऋण लेती है ना। देखिएगा कभी कभी मैंने जापान से पैसा लेगी, अमेरिका से पैसा लेगी, तो सरकार का जो ऋण है ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। तीसरा नंबर, संचित निधि हो या आकस्मिक कोष हो, आकस्मिक निधि हो या सार्वजनिक खाता हो, अगर इन सब से निकाल करके पैसा अगर सरकार खर्च करती है तो यह भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ये अनुच्छेद 266 में आएगा। संचित निधि काफी महत्वपूर्ण है, अभी संक्षेप में समझ लीजिए संचित निधि का मतलब क्या होता है, आगे इस पर व्यापक चर्चा होगी। संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, फंड का हिंदी निधि या कोष दोनों होता है, तो संचित निधि भी लिखता है, संचित कोष भी लिखता है, कंसोलिडेटेड फंड। तो सरकार की जितनी आय होती है, इनकम होती है, इसी संचित निधि में सरकार रखती है, और सरकार का जितना व्यय यानी खर्चा होता है इसी संचित निधि से पैसा निकाल करके सरकार खर्च करती है। देखिए सरकार अलग चीज है, आम आदमी अलग चीज है। जैसे आम आदमी जो अपना आय और व्यय का जो काम चलाता है उसके लिए माध्यम होता है बैंक, बैंक होता है। जैसे आप जो भी आमदनी कमाते हैं तो जरूरत के हिसाब से आप घर में रख सकते हैं, ज्यादा पैसा आप घर में नहीं रख सकते हैं, अगर पकड़ेगा पुलिस तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो आवश्यकता के हिसाब से आप घर में पैसा रख सकते हैं, शेष जो पैसा है आपको बैंक में रखना है, और खर्चा भी जो आपका होगा इसी बैंक से निकाल करके आप खर्च करते हैं, है ना। अक्सर देखिएगा कोई आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन ले रहे हैं तो वहां पर पूछा जाता है कि पैसा आपने कहां से लाया, तो आपको दिखाना है कि हम बैंक से लेके आए हैं, और नहीं तो मान लीजिए जमीन बेचे हैं तो उसका रसीद दिखाइए। इस तरीके से आमदनी का आपको स्रोत दिखाना होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार अपने आमदनी का पैसा कहां रखती है और कहां से खर्च करती है, तो यही होता है कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत इसका गठन किया गया है, और यह आकस्मिक परिस्थितियों के लिए होता है। आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक घटित होने वाला घटना, जैसे मान लीजिए भूकंप आ जाए, कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाए, बादल फट जाए, पाकिस्तान बम मार दे, कोरोना जैसा कोई महामारी फैल जाए, तो आकस्मिक निधि का मतलब होता है अकस्मात घटने वाली घटना, एकाएक घटने वाली घटना। सार्वजनिक खाता पब्लिक अकाउंट होता है ना। तो ये सब जितने मामले हैं ये आपके धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं, और इसमें भी धन विधेयक में भी इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी रुपया पैसा वाला मामला है ना, ऊपर सरकार राष्ट्रपति के पहले ही साइन करवा लेती है ना, इस तरीके से। तो ये था आपका अनुच्छेद 110। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 111, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति देने का प्रावधान। ठीक, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति देने का प्रावधान है ना। विधेयक मत लिखिए, संसद द्वारा पारित लिख लीजिए। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर यहां जोड़िएगा, संसद द्वारा पारित, यह अनुच्छेद 111 ही है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति देने का प्रावधान। ठीक, मैं आपको बार बार ये चीज बताते हुए चल रहा हूं कि कोई भी भारत में अधिनियम यानी कानून कैसे बनता है, तो संसद का दोनों सदन पास करता है, इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे वो कानून नहीं बनेगा, अधिनियम नहीं बनेगा। जब भी राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और पूरे देश में वो लागू हो जाएगा।
तो इसका प्रावधान यही किया गया है अनुच्छेद 111 में कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना अति आवश्यक है, तभी वो अधिनियम यानी कानून बनेगा। इसमें क्या क्या शर्त दिया गया है, शर्त यानी कंडीशन क्या क्या है। तो पहला शर्त कहता है कि अगर संसद के दोनों सदन से पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो अधिनियम बन जाएगा, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि अगर मान लीजिए संसद का दोनों सदन पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास इस विधेयक को भेजा गया, तो राष्ट्रपति इस पर साइन न करके एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों सदन पास कर दिया और राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गया है जो देश हित और देश की जनता के भलाई में नहीं होगा, तो एक बार पुनर्विचार मतलब फिर से विचार करने के लिए राष्ट्रपति एक बार वापस लौटा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार संसद का दोनों सदन अगर इसको पारित कर देता है, चाहे इसमें सुधार करे या जैसे पहले पारित किया था उसी मूल रूप में अगर फिर से पारित कर दे और दोबारा जब इसको पारित कर दिया जाएगा तो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं। यानी हर हाल में राष्ट्रपति को इस पर सिग्नेचर करना है। अब ये नहीं कह सकते कि फिर हमारा में कुछ गलती नजर आ रहा है, समझ गए, हर हाल में इनको इस पर साइन करना ही करना होता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 111। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है। इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को आप शॉर्टकट में बजट बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, बजट। बजट देखिए लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब एक वर्ष का वित्तीय यानी रुपया पैसा का हिसाब किताब, सरकार को कितना आमदनी हुआ, सरकार ने कितना खर्च किया, कहां कहां से कितना इनकम हुआ, कहां कहां सरकार कितना रुपया खर्च किया, यही सब वार्षिक वित्तीय विवरण में होता है, जिसको बजट कहा जाता है ना। तो केंद्र सरकार जो अपना बजट प्रस्तुत करती है प्रत्येक वर्ष, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 112 में। देखिए मैं पहले भी आपको एक चीज बताया हूं कि अभी भाग 5 चल रहा है। भाग 5 जो कि संघ है, संघ मतलब केंद्र, इसके बाद भाग 6 आएगा जो कि राज्य है। तो देखिए भाग 5 वाला जो लैंग्वेज है ना, भाग 6 में खूब रिपीट करेगा। बस जहां प्रधानमंत्री है वहां मुख्यमंत्री हो जाएगा, जहां राष्ट्रपति है वहां राज्यपाल हो जाएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय है वहां हाई कोर्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से लैंग्वेज मिलता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं केंद्र सरकार हर एक वर्ष अपना अलग बजट प्रस्तुत करती है, और प्रत्येक राज्य सरकार भी अपना अलग अलग बजट प्रस्तुत करती है। तो जो राज्य सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 202 में किया गया है, जो कि भाग 6 में अभी आगे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है ना। अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 113 अनुमानों। अनुमान मतलब बजट की खर्चा के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक, तो अनुच्छेद 113 क्या कह रहा है, अनुमानों। देखिए बजट की खर्चा मैं समझने के लिए आपको लिखा हूं, वहां लिखेगा अनुमानों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो अनुमान मतलब क्या, अनुमान यानी प्रेडिक्शन। अनुमान का मतलब क्या, बजट की खर्चा। जैसे हर एक साल सरकार बजट प्रस्तुत करती है, ठीक है, तो सरकार इसमें यह भी तय करती है कि कहां कहां सरकार कितना रुपया खर्च करेगी।
बिजली पर कितना, सड़क पर कितना, स्वास्थ्य पर कितना, सुरक्षा पर कितना, रक्षा पर कितना, सामाजिक कल्याण के लिए कितना, इस तरीके से सरकार अपना बजट में प्रावधान करती है। तो बजट में जो खर्चे का प्रावधान होता है उसी के संबंध में यहां पर प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 113 में। इसमें क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या शर्त है। तो पहला इसमें यह कहा गया है कि जो संचित निधि वाला पैसा होगा, संचित निधि से जो भारित खर्चा होगा, भारित मतलब जिस पर संचित निधि का भार पड़ेगा, संचित निधि से भारित जो भी खर्चा होगा उसके लिए संसद में मतदान नहीं कराया जाएगा। मतदान मतलब वोटिंग नहीं करवाया जाएगा। संचित निधि से जो भी भारित खर्चा होगा, संचित निधि पर जिसका भार पड़ेगा, उसके लिए संसद में वोटिंग नहीं होगा, उसके लिए लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगा। दूसरा शर्त इसमें क्या कहता है, तो दूसरा कहता है कि संचित निधि के अलावे जो खर्चा होगा, जिसको अनुदान की मांग कहा जाता है या इसी को अन्य खर्चा भी कहा जाता है, संचित निधि से अलावे जो खर्चा होगा उसको अनुदान की मांग कहा जाएगा, इसको अन्य खर्चा भी कहा जाता है, संचित निधि से अन्य अलग। तो अगर संचित निधि से अलग कोई खर्चा होगा जिसको अनुदान की मांग कहा जाएगा, तो इसके लिए संसद में चर्चा होगा और वोटिंग भी होगा, लेकिन इसमें लोकसभा को एकाधिकार होगा। फिर देखिए एकाधिकार शब्द आया है ना, लोकसभा का एकाधिकार होगा, लोकसभा में वोटिंग होगा, मतदान होगा, और मतदान के तहत लोकसभा अनुदान की मांग का जो खर्चा है उसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है ना, और खत्म भी कर सकती है ना, कि ना नहीं इसको पास करेंगे, इस तरीके से। तो यह था आपका अनुच्छेद 113। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 114। विनियोग विधेयक। ठीक, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान है। विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। जो विनियोग विधेयक सदन में लाया जाता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, विनियोग लिखा गया है, विनिमय मत समझिएगा, विनिमय अलग होता है, विनिमय नहीं, विनियोग वो है। विनिमय मतलब एक्सचेंज होता है, अदला बदली, है ना। तो विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल, इसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में किया गया है। अब इस विधेयक का क्या मतलब है, इससे क्या होता है, तो देखिए बार बार बजट शब्द आ रहा है। तो बजट में निर्धारित की गई राशि को, जैसे बजट में निर्धारित हो जाता है कि कहां कहां सरकार कितना कितना खर्च करेगी, रोड पर कितना, बिजली पर कितना, रक्षा पर कितना, सड़क पर कितना, आम आदमी के योजना के लिए कितना। तो बजट में तो निर्धारित कर दिया जाता है कि सरकार किस क्षेत्र के लिए कितना खर्च करेगी, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से, तो संचित निधि से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। संचित निधि से ही तो निकाल करके खर्च किया जाएगा। बजट में केवल प्रावधान होता है कि सरकार किस वर्ष कहां कहां कितना खर्च करेगी। तो अब खर्चा के लिए संचित निधि से पैसा का निकासी होगा, तभी खर्च होगा। तो विनियोग विधेयक का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। बजट में निर्धारित की गई राशि को, यहां बजट में निर्धारित की गई राशि को संचित निधि से निकालने के लिए संसद में जो विधेयक लाया जाता है उसी को विनियोग विधेयक कहा जाता है। मामला स्पष्ट है। बजट में निर्धारित की गई राशि को संचित निधि से निकासी के लिए, निकालने के लिए संसद में जो विधेयक लाया जाता है उसी को
विनियोग विधेयक कहा जाता है ना। और विनियोग विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदन से ये पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। और चूंकि देखिए रुपया पैसा का मामला है, मैं पहले ही बताया कि रुपया पैसा वाले मामले में राष्ट्रपति से पहले ही साइन करवा लेता है, यानी इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है। पूर्व यानी पहले ही सहमति इस पर करा लिया जाता है। सहमत होने का मतलब साइन कीजिए, आप सहमत हैं, है ना। तो इस तरीके से ये आपका विनियोग विधेयक हुआ। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 115, संसद अनुच्छेद 115 संसद को अनुपूरक कौमा अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। संसद को अनुपूरक अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, तो इसमें 3 शब्द आया है, पहला अनुपूरक, दूसरा अतिरिक्त और तीसरा अधिक अनुदान, है ना। तो अनुच्छेद 115 कह रहा है कि संसद को अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है ना। अब इसमें समझिएगा कि एक एक का मतलब क्या है। अनुपूरक का मतलब क्या है? तो अनुपूरक का मतलब यह है कि जब किसी सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक की आवश्यकता हो जाए, जब किसी सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक की आवश्यकता हो जाए, ठीक, आवश्यकता हो जाए, तो इसके लिए संसद में अनुपूरक बिल लाया जाता है, अनुपूरक विधेयक लाया जाता है। ठीक, मतलब समझिएगा, अनुपूरक जब किसी सेवा के लिए, सेवा यानी सर्विस, सेवा के लिए मतलब कि जैसे मान लिया जाए सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए बहुत सारा योजना चलाती है, गरीबी निवारण के लिए बहुत सारा, मतलब सामाजिक समानता के लिए, आर्थिक समानता के लिए सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है ना। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए गरीबी निवारण के लिए ही, या मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य भी सेवा है, तो स्वास्थ्य के लिए ही मान लीजिए पहले से बजट में मान लीजिए 100 रुपया निर्धारित किया गया है कि इस वर्ष स्वास्थ्य पर 100 रुपया सरकार खर्च करेगी। लेकिन बाद में बजट तो वर्ष में एक ही बार प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट में 100 रुपया प्रावधान किया गया है। अब मान लीजिए स्वास्थ्य पर 100 रुपया खर्च हो गया, कोरोना जैसा कोई महामारी आ गया, सरकार को लगता है कि और 100 रुपया स्वास्थ्य पर खर्च करना बहुत जरूरी है, तो फिर 100 रुपया कहां से एटेंडम आएगा, 100 रुपया कहां से लाया जाएगा? तो यह भी संचित निधि से ही निकलेगा, क्योंकि सरकार का टोटल पैसा संचित निधि में ही रहता है। लेकिन बजट तो पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है, और बजट में जो राशि रहेगा, बजट में जो प्रावधान रहेगा, उसके लिए, उसके पैसा निकासी के लिए अनुच्छेद 114 के तहत उसके लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। और मान लीजिए अतिरिक्त राशि निकालना है 100 रुपया, तो इसके लिए अब अनुपूरक बिल लाया जाएगा, संसद में अनुपूरक बिल निकाल करके तब खर्च किया जाएगा। तो अनुपूरक का मतलब समझ में आ गया, जब किसी सेवा के लिए स्वीकृत राशि से अधिक की आवश्यकता हो जाए, ये 100 रुपया से अधिक की फिर 100 रुपया की जरूरत है, तब इसके लिए अनुपूरक बिल लाया जाएगा। दूसरा इसमें है अतिरिक्त। तो अतिरिक्त का मतलब क्या है?
तो जब जब जैसे मान लिया जाए, जब बजट में शामिल की गई कोई नई, बजट में मान लीजिए कोई बजट में मान लीजिए कोई चीज शामिल नहीं किया गया है, बजट में बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। अतिरिक्त का मतलब हुआ कि बजट में कोई सेवा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, बजट में उसके लिए एक भी रुपया का प्रावधान नहीं किया गया है और सरकार को लगता है कि ये सेवा करना आवश्यक है। मान लीजिए कोई आम आदमी के कल्याण के लिए ही मान लीजिए कोरोना जैसा कोई महामारी आ जाए, है ना, और बजट में उसके लिए कोई प्रावधान है नहीं, तो बजट में जो प्रावधान नहीं है और कोई नया सेवा के लिए पैसा की जरूरत है, उसी को अतिरिक्त अनुदान कहा जाता है। अधिक अनुदान का मतलब क्या हुआ? अधिक अनुदान तो इसमें यह होता है कि कोई सेवा में मान लीजिए पहले से निर्धारित किया गया है कि 500 रुपया खर्च करेंगे और इस पर खर्च हो गया 600 रुपया, खर्च 600 रुपया हो गया तो 100 रुपया अधिक हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी आपको संसद में दिखाना होता है। संसद में एक एक रुपया का हिसाब किताब होता है कि भाई 100 रुपया एडवांस एक्स्ट्रा खर्च हो गया है, उसको भी संसद में रखा जाएगा। तो यह था आपका अनुच्छेद 115। अब इसके बाद अनुच्छेद 116, और इसमें भी ध्यान रखेंगे, यह भी देखिए रुपया पैसा से संबंधित मामला है, तो इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पहले ही हो जाती है ना, और इसमें भी लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त होता है ना। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 116 लेखानुदान, ऋणानुदान, तथा असाधारण अनुदान प्राप्त करने की संसद की शक्ति देखिए, ये भी रुपया पैसा से संबंधित मामला है। लेखानुदान, ऋणानुदान तथा असाधारण अनुदान प्राप्त करने की संसद की शक्ति, है ना। तो इसमें 3 शब्द आया है, लेखानुदान, ऋणानुदान और असाधारण अनुदान। तीनों क्या है, तीनों समझिएगा। पहले लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान का मतलब क्या हुआ? लेखानुदान बिल कब लाया जाता है? देखिए, बिल बोलने का मतलब बिल बिल बिल, ये बिल है, बिल मतलब विधेयक, समझ गए। ये विधेयक इतना चर्चित शब्द है ना कि विधेयक हिंदी में न लिख करके इंग्लिश में को ऐसे हिंदी में बिल लिख देगा। तो जो मैं बिल बोल रहा हूं विधेयक के लिए बोल रहा हूं, तो लेखानुदान बिल ही ज्यादातर लिखता है ना। तो लेखानुदान बिल यानी लेखानुदान विधेयक कब लाया जाता है? तो देखिए, बजट प्रस्तुत करने से पूर्व, बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार को कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। जैसे मान लिया जाए बजट फरवरी में लगभग प्रस्तुत होती है, फरवरी के मंथ के लास्ट में, और उसके 1-2 महीना पूर्व कम समय के लिए, है ना, कम समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए सरकार को कुछ पैसे की आवश्यकता हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संसद में लेखानुदान बिल लाया जाता है। चूंकि रुपया पैसा वाला मामला है, इस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है और इसमें भी लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त होता है। यानी लोकसभा पारित कर दिया तो पारित कर दिया, राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकता है, 14 दिन के अंदर पारित करता है, ठीक है, नहीं तो स्वतः पारित माना जाएगा। दूसरा है ऋणानुदान। ऋणानुदान का मतलब वोट ऑन क्रेडिट। ऋणानुदान का मतलब, तो ये ऋणानुदान संसद में तब लाया जाता है जब कोई बड़ी मांग, एक चीज और समझिएगा,
देखिए लेखानुदान जो बिल है 116 है ना, लेखानुदान जो बिल है अनुच्छेद 116 क्लोज 1 ए का भाग है, स्मॉल ए होगा यहां, है ना। ए के जगह क भी हिंदी में लिखता है, क भी लिख सकता है हिंदी में। तो लेखानुदान बिल का प्रावधान इसी मैंने पहले भी आपको बताया है कि हर एक अनुच्छेद का क्लोज भी है, क्लोज मतलब पार्ट है। तो लेखानुदान बिल का प्रावधान इसी अनुच्छेद 116 के क्लोज 1 ए में है, और ऋणानुदान का प्रावधान जो है अनुच्छेद 116 क्लोज 1 बी में है, बी के जगह ख भी लिख सकता है, ठीक। तो ऋणानुदान बिल कब लाया जाता है? तो जब कोई चीज मान लीजिए बजट में नहीं है, बजट में उसका प्रावधान नहीं है, आप कोई बड़ा मांग है, मांग मतलब काम, कोई बड़ा काम है या अप्रत्याशित काम है, अप्रत्याशित कोई काम है, तो उसके पैसा के लिए संसद में ऋणानुदान बिल लाया जाता है ना। जैसे मान लिया जाए सरकार जो है अंतरिक्ष कोई मिशन चलाना चाहती है, मंगल ग्रह वगैरह पर मान लीजिए कुछ भेजना चाहती है, या परमाणु बम का परीक्षण करना चाहती है, तो सरकार इसमें क्या होता है कि इसको बजट में नहीं दिखाती है, और बजट में न दिखा करके भी वो संचित निधि से उस पैसे की निकासी कर सकती है। इसलिए ऋणानुदान बिल को कार्यपालिका का, ये शब्द नोट करिएगा काफी महत्वपूर्ण है, ऋणानुदान बिल को कार्यपालिका का खाली चेक कहा जाता है, ब्लैंक चेक, है ना, खाली चेक कहा जाता है, ब्लैंक चेक। इस ऋणानुदान बिल को, चूंकि ऋणानुदान बिल में अभी बताया आपको कि पहली बात की ये लाया जाता है कोई बड़ा काम या अप्रत्याशित काम करने के लिए, और इसको बजट में दिखाया भी नहीं जाता है ना, इसलिए इसको कार्यपालिका का ब्लैंक चेक यानी खाली चेक कहा जाता है, ठीक। अब इसमें तीसरा है असाधारण अनुदान, है ना। तो असाधारण अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट। तो असाधारण अनुदान किसको कहते हैं? तो जब संसद को किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का हिस्सा न बनने वाली कोई नई सेवा शुरू करनी हो, उसके लिए ये लाया जाता है ना। तो ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। तो कुल मिलाकर के आपका अनुच्छेद 116 कंप्लीट हुआ। अब आगे आएंगे अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, का प्रावधान, ठीक। देखिएगा ये शब्द पहले भी आ रहा था, धन विधेयक के साथ साथ मैं वित्त विधेयक की भी बार बार चर्चा कर रहा था, है ना। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी मैं यहाँ टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये खत्म हो गया, ये केवल आर्टिकल का भी मैं मामला आपको समझा रहा हूं। आर्टिकल जब खत्म हो जाएगा तो इसका डिस्क्रिप्टिव आएगा, देखिएगा धन विधेयक चैप्टर आएगा, वित्त विधेयक आएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो आएगा ही आएगा, ये सब छोटा छोटा टॉपिक का भी चैप्टर आएगा। तो यहां मैं केवल आपको बेसिक चीजें समझने के लिए बता रहा हूं। तो फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, हालांकि इसका दो टाइप होता है, जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तो दोनों टाइप पर हम लोग चर्चा करेंगे। फाइनेंस बिल का दो टाइप होता है, तो अभी मोटा मोटी ऊपर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वित्त विधेयक में भी देखिएगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है ना, और इसकी भी शुरुआत लोकसभा से होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, धन विधेयक में लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसको हर हाल में राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा,
अगर राज्यसभा पास नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर भी जाएगा, फिर से लोकसभा का चुनाव भी कराना पड़ेगा। ये इतना खतरनाक चीज होता है वित्त विधेयक, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, है ना। आगे डिस्क्रिप्टिव आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 118, संसद के प्रत्येक सदन के कार्य संचालन के लिए संसद को नियम बनाने की शक्ति ठीक ना। तो अनुच्छेद 118 कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन के कार्य संचालन के लिए संसद को नियम बनाने की शक्ति, जो भी संसदीय कार्य होती है चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, इसके लिए भी एक नियम कानून है। तो फिर इसका नियम कानून कौन बनाता है कि सदन कैसे चलेगा, इसमें क्या क्या नियम कानून होगा। देखिएगा बहुत सारा नियम कानून आएगा। जब डिस्क्रिप्टिव हम लोग पढ़ेंगे ना तो इसमें देखिएगा प्रश्न काल आएगा, 0 आवर आएगा, स्थगन प्रस्ताव आएगा, है ना। बहुत तरीके का तारांकित प्रश्न आएगा, अतारांकित प्रश्न आएगा, इस तरीके से करके, है ना। तो संसद के कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाएगा, तो खुद संसद ही बनाएगा। और इसका प्रावधान कहां किया गया है, तो अनुच्छेद 118 में किया गया है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 119, वित्तीय कार्यों के संपादन के लिए संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति, ठीक। वित्तीय कार्यों के संपादन के लिए संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 119 में कहा गया है। इसका मतलब क्या है, तो वित्तीय कार्यों के संपादन मतलब करने के लिए उसमें संसद विधि बनाएगी। ये इसका मतलब क्या है, तो जैसे कोई भी सरकार जो योजना बनाती है, बजट में मान लीजिए निर्धारित किया गया है कि कौन कौन सा काम किया जाएगा, तो इसमें समय निर्धारित करके उसको किया जाता है कि कब तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। पैसा जो खर्च किया जाएगा तो पैसा जनता का खर्च हो रहा है, तो जनता का पैसा संचित निधि से निकाल करके खर्च किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 119 में ही इसका प्रावधान किया गया है कि इसको समय पर खर्च कर लिया जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो अनुच्छेद 119 कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 120, ये VVI है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा इसको VVI करिएगा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली कौन कौन सी भाषा होगी। तो इसमें पहला नोट में समझिएगा कि संसद की जो कार्यवाही होती है, संसद की जो कार्यवाही होती है वो 2 भाषा में होती है, एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में। फिर संसद की कार्यवाही मतलब जो कार्य होगा लिखित रूप से जो होगा वो 2 भाषाओं में होगा, हिंदी में और अंग्रेजी में। दूसरा इसमें समझिएगा, संसद में जो सदस्य हैं, जो सदस्य अपना बोलेंगे, तो संसद में बोलने की जो भाषा होगा वो सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है ना। कार्यवाही 2 ही भाषा में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। लेकिन संसद के सदस्य को अगर सदन में बोलना होगा, भाषण देना होगा, तो वो मातृभाषा उसका जो भी है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, जो भी हो, हर एक भाषा में वो बोल सकता है।
जो भी भारत की मातृभाषा है, हर एक भाषा को सदन में बोलने का अधिकार अनुच्छेद 120 देता है। लेकिन जो कार्रवाई होगा, मतलब कामकाज जो होगा लिखित रूप से, वो लिखित रूप से दो ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में, बस। अब आगे देखिएगा, अनुच्छेद 121 यह भी VVI है। संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने पर प्रतिबंध है। मामला समझ रहे हैं? अनुच्छेद 121 कहता है कि संसद में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भी उसको बोलते हैं, या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने पर प्रतिबंध है। चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन दोनों के न्यायाधीशों के आचरण पर आप संसद में चर्चा नहीं कर सकते हैं। संसद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो भी कुछ कर रहे हैं, इसकी चर्चा वहां नहीं हो सकती है, बहस नहीं हो सकती है। यह अनुच्छेद 121 रोक लगाता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त है। शर्तें क्या है? पहला, कि अगर किसी न्यायाधीश पर, अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार का राष्ट्रपति, अगर किसी न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार या गलत आचरण को लेकर के राष्ट्रपति के पास उसके लिए मामला चल रहा हो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, आगे आएगा भी, इन दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों को बर्खास्त राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राष्ट्रपति के पास अगर बर्खास्त करने के लिए मामला पहुंचा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में फिर संसद में चर्चा हो सकती है। बाकी सामान्य स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की चर्चा नहीं हो सकती है। बस, तो यह था अनुच्छेद 121। अब आगे लिखिएगा, अनुच्छेद 122 यह भी VVI है। न्यायालयों द्वारा संसदीय कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। ठीक, तो अनुच्छेद 122 क्या कर रहा है? न्यायालयों द्वारा संसदीय कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। संसद जो कुछ भी करेगा अपने अंदर, लोकसभा अध्यक्ष यहां हो गए, राज्यसभा में सभापति हो गए, तो लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। बाकी संसद के कार्रवाई में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसमें अनुच्छेद 122 कहता है कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, न्यायालय दखलंदाजी नहीं कर सकता है। इसमें लोकसभा के मामले में निर्णय लेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के मामले में निर्णय लेंगे वहां के सभापति, इस तरीके से, ताकि संसद निष्पक्ष रूप से बिना दबाव के कार्य कर सके। इसलिए ये नियम बनाया गया। देखिए, ये भाग 5 चल रहा है ना? भाग 5 जो कि संघ है, इसके बाद भाग 6 आएगा जो कि राज्य है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि भाग 5 वाला लैंग्वेज भाग 6 में रिपीट करेगा। तो देखिए, 2 को ऐसे बाहर निकालिए, कितना बन जाएगा? 212 बन जाएगा। और 212 जब बनेगा ना, तो भाग 6 में अनुच्छेद 212 में देखिएगा यह वाला लैंग्वेज आएगा। वहां बस इतना ही हो जाएगा कि न्यायालयों द्वारा
विधानमंडल, क्योंकि राज्य में विधानमंडल होगा, केंद्र में संसद है तो राज्य में विधानमंडल, तो न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना भाग 6 में हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 212 होगा, इसको बाहर निकालिएगा तो 212 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। ये अनुच्छेद 122, अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 123, ये भी काफी वीवीआई है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक। देखिए ये भाग 5 चल रहा है, भाग 6 जब आएगा तो ऐसे 2 को बाहर निकालिए, कितना बन जाएगा 213। भाग 6 जब आएगा वहां लिखवाया जाएगा, तो 213 में मालूम है क्या होगा, बस जहां संसद है ना वहां विधानमंडल हो जाएगा, और जहां राष्ट्रपति है वहां राज्यपाल हो जाएगा, और वहां लैंग्वेज लिखवाया जाएगा विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। ऐसे भाग 5 और भाग 6 वाला लैंग्वेज रिपीट करता है, ठीक। तो पहले इसको समझते हैं, ये कह क्या रहा है अनुच्छेद 123। तो संसद के विश्रांति काल, विश्रांति का मतलब होता है विश्राम, जब संसद न चल रहा हो। आप भी जानते हैं सालों भर संसद नहीं चलता है, संसद का 3 ही सत्र होता है वर्ष में, एक ग्रीष्मकालीन, दूसरा मानसूनकालीन और तीसरा शीतकालीन। तो संसद के विश्रांति काल में, यानी संसद जब न चल रहा हो, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, ठीक। इसका प्रावधान अनुच्छेद 123 में किया गया है। अब ये कह क्या रहा है समझिएगा। देखिए, सामान्य स्थिति में भारत में अधिनियम यानी कानून बनाने का प्रावधान संसद करती है। संसद के दोनों सदन में पहले चर्चा होगा, बहस होगा, फिर मतदान होगा, दूसरे सदन में आएगा, फिर यहां भी चर्चा होगा, बहस होगा, फिर यहां भी वोटिंग होगा। जब दोनों सदन पास कर देगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब ही इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, ये अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन संसद सालों भर तो चलता नहीं है। अब मान लीजिए किसी विषय पर कोई ऐसा विषय आ जाए जिस पर तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो जाए, जिसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता है, और संसद नहीं चल रहा है, संसद विश्रांति काल में है, विश्राम है यानी नहीं चल रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में जब संसद न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दिया गया है। अब ये अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ये है क्या? तो मैं पहले भी आपको बताया कि सामान्य स्थिति में कानून यानी अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन ध्यान रखिएगा डायरेक्ट राष्ट्रपति को भी अधिनियम यानी कानून बनाने का अधिकार होता है। और जो डायरेक्ट राष्ट्रपति कानून यानी अधिनियम बनाते हैं उसी को यहां अध्यादेश कहा गया है, ऑर्डिनेंस कहा गया है। सेम इसी प्रकार का यह भी कानून होता है जो डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाएंगे, ठीक। तो अब सवाल ये उठता है कि भाग 5 जब मैं शुरू किया था तो मैं आपको स्पष्ट रूप से मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऊपरी स्तर पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, लेकिन संविधान की वास्तविक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति को स्वतंत्र तरीके से कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है। हर मामले में वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधीन रह करके और उसके सलाह के आधार पर वो कार्य करते हैं। तो फिर ये अध्यादेश जारी कर रहे हैं, तब तो ये पावरफुल हो गए? नहीं। अब सुनिए, ठीक है, अध्यादेश के तहत डायरेक्ट राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, लेकिन अब इसमें शर्त है, कंडीशन है। क्या क्या शर्त कंडीशन है? तो पहला नंबर ये है कि ये जो है संसद के दोनों सदन से पास होना चाहिए, ठीक। 6 हफ्ता के भीतर संसद के दोनों सदन से पास होना चाहिए। अगर संसद पास नहीं करती है
तो 6 हफ्ता के बाद ये अध्यादेश अपना मौने खत्म है ना। अगर संसद की दोनों सदन अगर इसको पास कर देती है तो फिर ये हमेशा के लिए कानून बन जाता है ना। तो मामला समझ गए। ऐसे देखिए 6 माह भी होता है टोटल। अगर 6 हफ्ता के बाद देखिएगा तो अध्यादेश के द्वारा बनाई गई कानून जो होता है वो 6 माह तक के लिए होता है। तो 6 माह के अंदर भी अगर संसद को लगता है कि अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनाई गई है वो देश हित में नहीं है तो 6 माह के भीतर भी इसको संसद खत्म भी कर सकती है ना। अगर संसद की दोनों सदन इसको पास कर देती है तो चूंकि संसद ने इसको स्वीकृति दे दिया तो फिर ये 6 महीना के बाद खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए कानून बन जाएगा, है ना। इस तरीके से तो ये भी जब राष्ट्रपति जब चैप्टर आएगा तो एक चैप्टर आएगा उसमें अध्यादेश, इसके बारे में वहां हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे, है ना। तो आज का आपका क्लास इतना ही ठीक है।